Today I will teach you second chapter, that is force and laws of motion. फोर्स आप लोगों ने 6, 7, 8 क्लास में पढ़ा होगा. फोर्स इज अ पुश और पुल. यहाँ पे अगर फोर्स को डिफाइन करेंगे तो फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे? कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट पे है, हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो मोशन में चली जाती है, या फिर कोई मूव कर रही है, हम उससे चाहे तो रोक देंगे. ऐसे ही एक बॉल ली, हमने बॉल को क्या करेंगे, अगर हम बॉल को पुश करेंगे तो वो उसका जो शेप, जो साइज है वो चेंज हो जाता है. और भी बहुत सारे इस तरह के एग्जांपल्स हैं. तो फोर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं. फोर्स इज अ पुश और पुल. फोर्स इज अ पुश और पुल विच चेंजेस, जो क्या कर दे, चेंज कर दे, और टेंड्स टू चेंज, या फिर चेंज करने का प्रयास करे. टेंड्स टू चेंज द पोजीशन, डायरेक्शन, पोजीशन चेंज कर सकता है फोर्स, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जैसे कि कोई आपकी ऑब्जेक्ट है, मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया, मैंने यहाँ पे क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, और फोर्स अप्लाई करने पे पहले ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये थी, अगली बार ये इसकी पोजीशन भी हो गई, यानी कि इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया. तो ये कब हुआ? जब हमने फोर्स लगाया. और नेक्स्ट अगर हम फोर्स को रिप्रेजेंट करें तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं F से. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय F. और ये कैसी क्वांटिटी है? इट इज वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर कहने का मतलब है ये डायरेक्टिव है, इसमें डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगी. और इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन. एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. नेक्स्ट है आपका इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. फोर्स जो है वो क्या क्या इफेक्ट कर सकता है? इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. फोर्स के इफेक्ट की बात करें तो पहला, इट कैन चेंज स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट का मतलब है दैट इज फ्रॉम रेस्ट टू मोशन. फ्रॉम रेस्ट टू मोशन एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा का मतलब है, और इसका उल्टा भी, यानी कि पहले क्या कर सकता है, रेस्ट टू मोशन में, या फिर वाइस वर्सा का मतलब है मोशन टू रेस्ट में. सेकेंड इफेक्ट इसका क्या हो जाएगा, ये चेंज कर सकता है डायरेक्शन, तो इट कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. थर्ड, ये शेप और साइज को भी चेंज कर सकता है, तो इट कैन चेंज द शेप एंड साइज, शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फिर इसके बाद में जिस पॉइंट पे हम लोग फोर्स लगाते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. और वो लाइन जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से पास होके जाए उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. तो पहला है आपका व्हाट इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. मैं यहां इसको नोट कर देता हूं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. तो इट इज द पॉइंट ऑन द बॉडी. बॉडी या ऑब्जेक्ट एक ही बात है, वेयर द फोर्स इज अप्लाइड. इस डायग्राम में अगर इस पॉइंट पे हमने फोर्स लगाया है, देन इट इज नोन एज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. और जो लाइन इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से पास करके जाएगी इसको बोलेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. एडजस्ट कर लेने से. अब यहां पे डिफाइन करना है हमें किसको, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को. लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. इसमें क्या हो जाएगा, फोर्स. तो इट इज डिफाइंड एज द लाइन passing through
पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। नोट इट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स। फोर्स को हम लोग दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला आपका कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स कहने का मतलब है जहां पे दो ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट, पोजीशन गेट को खोलते हैं, ओपन करते हैं, पुश करते हैं या पुल करते हैं, तो वहां पे गेट और बॉडी के बीच में कांटेक्ट होता है, इसलिए इनको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। सेकंड आपका एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स। एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स वो फोर्सेस होते हैं जिनमें कोई कांटेक्ट नहीं होता, कोई फिजिकली कांटेक्ट नहीं होगा और जो एक डिस्टेंस से वर्क करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो फल, आप लोगों ने सुना होगा न्यूटन ने डिस्कवरी की थी ग्रेविटेशन लॉ की, वहां पे एक एप्पल जो है वो फॉल किया था। तो ऐसा कौन सा फोर्स है, हम लोग बॉल को ऊपर फेंकते हैं वो नीचे अर्थ पे आती है, यानी कि अर्थ और उस बॉल के बीच में एक फोर्स लग रहा है, वही आपका है एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स, या फिर इन फोर्सेस को हम फील्ड फोर्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कांटेक्ट फोर्स। तो इट इज डिफाइंड एज द फोर्स, it is defined as the force in which there is a physical contact। physical contact, ठीक है, जहां पे physical contact हो। एग्जाम्पल आपका हो जाएगा पुशिंग या पुश, पुल एसेट्रा, ठीक है। सेकंड है आपका एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स। एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स, तो इन्हें कैसे क्लासिफाई करेंगे, तो दोज फोर्सेस which have no physical contact known as action at a distance और दूसरा ने क्या कहते हैं फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स एग्जांपल आपका हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, वो फोर्स जिससे अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है, उसे बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स। जो आपका अगला चैप्टर थर्ड है वो यही है, ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड है। नेक्स्ट है आपका बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है, जैसे कि मैं हूं, मुझे इधर से भी कोई खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा है, लेकिन मैं अपनी पोजीशन पे जहां पे मैं हूं वहीं पे रुका हूं, इक्विलिब्रियम पे हूं, मेरी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो वहां पे हम इसको कहेंगे बैलेंस्ड फोर्स। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उस पे कोई आपकी बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, उस पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं और जो नेट फोर्स है वो जीरो है, या रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तब फिर हम इसको बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स। इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस acting on a body and there is no change in the position of body, और या फिर ऐसे भी कह सकते हैं the resultant force is zero। then it is called balanced force। नेक्स्ट है आपका अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, कोई एक आपकी बॉडी है, इस पे फोर्स लग रहा है, इधर से लग रहा है आपका 25 न्यूटन और इधर से लग रहा है 5 न्यूटन। तो यहाँ पे क्या होगा, जिधर फोर्स जा रहा है ये ऑब्जेक्ट उधर मूव कर जाएगी। ये अगर अपनी तरफ उधर खींचेगा तो यहाँ पे क्या होगा, 25 न्यूटन जो फोर्स जो ज्यादा लग रहा होगा, बॉडी उधर की तरफ मूव कर जाएगी, बॉडी इस साइड डिस्प्लेस्ड हो जाएगी, यानी कि वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे रिमेंस नहीं रह सकती।
या फिर हम कह सकते हैं नेट फोर्स। अगर हम नेट फोर्स निकालें तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स आपका हो जाएगा इधर 25 पॉजिटिव वाला है, देखो हम लोग पढ़ चुके हैं इधर पॉजिटिव होते हैं लेते हैं, इधर निगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव इधर निगेटिव। याद कैसे रखेंगे, जो हम लोग राइट हैंड से वर्क करते हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव, लेफ्ट वाला निगेटिव हो सकता है। ये पॉजिटिव ऊपर वाला है, ये ऊपर है तो ऊपर वाला हमेशा पॉजिटिव है और नीचे वाला निगेटिव। तो यहाँ पे नेट फोर्स आपका हो जाएगा 25 और लेफ्ट वाला निगेटिव, तो निगेटिव हो जाएगा माइनस का 5 इक्वल टू 20, यानी नेट फोर्स 0 नहीं है। वहीं अगर हम यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करते हैं तो इसे 5 न्यूटन दे देते हैं, इसे 5 न्यूटन, 5 माइनस 5 0, इधर 10 न्यूटन और इधर 10 न्यूटन, ठीक है। तो ये आपका नेट फोर्स हो जाता 0। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस, नंबर ऑफ फोर्सेस कहने का मतलब बहुत से फोर्स लग रहे हैं एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड नेट और रिजल्टेंट force is not zero, force is not zero, then it is called unbalanced force। और ये फोर्स क्या कर सकता है, ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब है अनचेंजिंग। इससे क्या समझे आप लोग, इनर्शिया क्या है, ये एक टाइप की प्रॉपर्टी है जो इस बात का अपोज करती है, इंटरनल प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी यानी कि अंदर की प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की, जो इस बात का अपोज करती है कि उस बॉडी के अंदर कोई भी चेंज नहीं हो सकता। सपोज कोई बॉडी जा रही है, अगर हमने उसे, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बस है, बस मूव कर रही है, उसके अंदर कोई पर्सन बैठा है, अगर सडनली ब्रेक लगा दिया जाए तो वो पर्सन आगे की ओर झुक जाता है। अगर कोई बस है वो रेस्ट पे है, अचानक बस चलने लगे तो वो पर्सन पीछे की ओर झुक जाता है। या फिर तेज हवा चलती है, आंधी चलती है तो पेड़ से जो है जो फल है वो गिर जाते हैं, क्यों गिर जाते हैं। या फिर ट्रैक्टर वगैरह जब भी जाता है तो कीचड़ जो भी होती है वो मडगार्ड अगर ना लगे हो तो वो ऊपर आती है पहियों के साथ में। ये सब क्या है, ये सब इनर्शिया के अंतर्गत है। जो भी हम पढ़ेंगे ये सब इनर्शिया के अंदर ही आता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल, जैसे कि चादर है, चादर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, आप लोग उसे ऐसे झाड़ देते हैं तो वो डस्ट पार्टिकल्स कैसे निकल जाते हैं, वो सब अभी इनर्शिया के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका ये बता दें इनर्शिया क्या है। तो इनर्शिया मैंने बताया एक टाइप की प्रॉपर्टी है, इंटरनल प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, जो इस बात का अपोज करती है कि उसमें कोई सा भी चेंज ना हो। तो इट इज इनहेरेंट, इनहेरेंट मतलब इंटरनल, अंदर की property of a body, which opposes, या फिर रजिस्ट भी कर सकते हो, which opposes any change in its state of rest or state of uniform motion in straight line, straight line। इनर्शिया टाइप्स इसके बाद में, तो इनर्शिया का पहला टाइप्स है, इनर्शिया 3 टाइप की होती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो पहला है आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट एक टाइप की प्रॉपर्टी है जिसके कारण कोई भी बॉडी जो रेस्ट पे है वो अनेबल होगी, जब तक कि उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए वो मोशन में नहीं आ सकती। तो इसको डिफाइन करेंगे, इट इज द प्रॉपर्टी बाय विच अ बॉडी एट रेस्ट इज अनेबल टू चेंज its position, its position of rest।
एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, कोई पर्सन है वो बस में बैठा है और बस रेस्ट पे है, अगर अचानक चलने लगे यानी कि रेस्ट टू मोशन, तो वो उस मोशन का अपोज करेगा और पर्सन किधर की ओर झुक जाएगा, वो पीछे की तरफ झुक जाता है। तो अ पर्सन सिटिंग in a bus falls backward if it starts moving suddenly नेक्स्ट है आपका इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन, तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी सिमिलर, उसी की तरह हमें लिख देना है। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, बिल्कुल जैसे हम लोगों ने रेस्ट में लिखा है, बस केवल एग्जांपल चेंज हो गए, थोड़ी सी थ्योरी चेंज होगी, जहां यहाँ पोजीशन ऑफ रेस्ट है वहां मोशन हो जाएगा, बाकी सब कुछ सिमिलर है। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय विच it is unable to change its state of motion, state of uniform motion। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, अ पर्सन सिटिंग इन अ मूविंग बस falls forward as it stops suddenly। ये आदमी जो है, जो चलती बस में बैठा है अंदर, वो क्यों गिर जाता है। जैसे सपोज ये हमारी बस है और इसके अंदर कोई आदमी बैठा है, ये बस कंटिन्यूअसली मूव कर रही है, ये क्यों गिर जाता है, ये किस में है, मोशन में है, और ये पर्सन किस में है, ये रेस्ट पे है। लेकिन इसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो इस बस के साथ मोशन में है। अब अचानक जैसे ही बस रुकती है तो ये उस रेस्ट का यानी मोशन में था, अब रेस्ट में पहुंचेगा तो उसका अपोज करता है और ये क्या करता है, आगे की तरफ गिर जाता है। इस डायग्राम को आपको बनाना नहीं है। नेक्स्ट है आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या है कि बस आपकी मूव कर रही है, उसके अंदर कोई पर्सन बैठा है, अगर बस यूं एकदम शार्प टर्न ले तो पर्सन उसी डायरेक्शन में गिर जाता है जिधर बस जो है वो शार्प टर्न लेती है। तो इट इज प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी which opposes any change in its direction। एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, अ पर्सन सिटिंग इन बस falls outward if bus takes a sharp turn। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोमेंटम। मोमेंटम क्या है, एक तरह से इसको हम क्वांटिटी ऑफ मोशन भी डिफाइन कर सकते हैं किसी भी बॉडी में, और दूसरी बात ये आपका प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का। तो इट इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। दूसरा क्या हो जाएगा, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सपोज ये हमारी कोई बॉडी है और इसका मास है, हम ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम इसका हो जाएगा
मास इंटू वेलोसिटी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं p से, p इज इक्वल टू m इंटू वी। ये कैसी क्वांटिटी है? ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। एसआई यूनिट मास की में पता है केजी होती है, और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, तो इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी केजी इंटू मीटर पर सेकंड। एसआई यूनिट का क्या है? यूनिट का एक अपना स्पेशल रोल रहता है व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग एनी न्यूमेरिकल केस में। नेक्स्ट है आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। यहां से आपका शुरू होता है इंपॉर्टेंट रीजन। अगर आप कहीं जाते हैं, कोई आपसे पूछता है, आप 9th क्लास के स्टूडेंट है फिजिक्स में, तो वो आपसे न्यूटन्स के लॉ ही पूछेगा, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ या फिर थर्ड लॉ। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सबसे पहले है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आपका एक तरह से इनर्शिया होता है। ये भी वही कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, अगर वो मोशन में है तो मोशन पे रहेगी, जब तक कि कोई उस पे हम फोर्स ना लगाए। जैसे कि ये चेयर है या कुछ भी है, ये बोर्ड है, अब मैं ये तब तक नहीं हिलेगा जब तक कि मैं इस पे कोई फोर्स ना अप्लाई करूं, यानी कि रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे ही रहेगा। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे या कैसे स्टेट करेंगे? इट स्टेट्स दैट इफ एन ऑब्जेक्ट, या फिर इफ बॉडी के बारे में बात करते हैं, इफ एनी बॉडी इज एट रेस्ट और इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, it remains in its state of rest or in state of uniform motion, uniform motion until, यही बताया गया है कि कोई ये स्टेट क्या करता है, अगर कोई बॉडी है वो रेस्ट पे है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है, ये आपकी बनी रहेगी किसमें? स्टेट ऑफ रेस्ट में या फिर यूनिफॉर्म मोशन में, अनटिल, जब तक कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन इट, एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, जब तक कि इस पे कोई हम अलग से फोर्स ना लगाए, अप्लाइड ऑन इट। ये था आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड लॉ के बारे में। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ ये कहता है अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ये हमारी ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना है? इसका मास है m, और ये मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी u से। जैसे ही हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया वैसे ये मूव कर रही है, मूव करेगी, हमने इस पे कोई फोर्स लगा दिया f, तब इसकी वेलोसिटी में चेंज आ गया, वेलोसिटी इसकी हो गई v और मास उतना ही रहा। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है, पहले उसका मास दोनों टाइम में भी है, पहले वेलोसिटी u थी, फोर्स लगा दिया, कोई ऑब्जेक्ट धीरे चल रही थी, मैंने उसमें फोर्स और लगा दिया, तो वो ऑब्जेक्ट भी वेलोसिटी से चलने लगी, फाइनल वेलोसिटी से। अब यहाँ पे मोमेंटम देखें तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? मोमेंटम आपका हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, तो इनिशियल मोमेंटम, और मोमेंटम मैंने क्या पढ़ाया? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यहाँ पे मास कितना हमारा m है और वेलोसिटी कितनी है u, तो mu हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा mv, ये हमारा फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है जो मोमेंटम में चेंज हुआ है, mu था mv हो गया। इसका जो चेंज है टाइम के साथ, इसी को हम लोग बोलते हैं, यही आपका जो फोर्स अप्लाइड है उसके इक्वल होगा। आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स किसके इक्वल होगा? उसमें मोमेंटम के चेंज के, या फिर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या फिर हम कह सकते हैं उसके इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? जो दोनों मोमेंटम है mu और mv, इन दोनों के चेंज के, किसके साथ में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इट स्टेट्स दैट द रेट का मतलब है कोई चीज चेंज हो रही है टाइम के साथ में, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to applied force। proportional to applied force। डायरेक्टली का मतलब है अगर फोर्स बढ़ेगा तो जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है वो भी बढ़ेगा। अब यहां इसको हम कैसे लिख सकते हैं?
F डायरेक्टली, इसका मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब फोर्स बढ़ेगा तो जो इधर वाली क्वांटिटी है वो भी बढ़ेगी, यही रिलेशन है डायरेक्टली का। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा P फाइनल यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन में टाइम t। ठीक है, मतलब है मोमेंटम किसके साथ चेंज हो रहा है, हमने मान लिया यहां से यहां तक टाइम t में मोमेंटम चेंज हुआ है। और जब भी हम ऐसे साइन को हटाते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को, यहाँ पे कांस्टेंट आता है, यहाँ पे k आया। P फाइनल की बात करें तो ये आपका mb हो जाएगा और माइनस ये हो जाएगा आपका mu अपॉन में हो जाएगा t। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसको हमें बंद करना पड़ेगा। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू k इज इक्वल टू यूनिटी, वन को हम यूनिटी भी बोलते हैं, यूनिट यानी कि a इकाई। तो ये 1 हो गया। f इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा mv, यहाँ पे 1 हम मल्टीप्लाई करा देंगे, mv माइनस mu अपॉन t। ऊपर से हम कॉमन ले लें, 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अंदर क्या बचेगा b माइनस u अपॉन t। अब हमें फर्स्ट इक्वेशन पता है क्या थी, v इज इक्वल टू u प्लस at। अगर हम इस u को इधर भेज दें तो b माइनस u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा at। अगर हम यहां से a निकालें तो a विल बी इक्वल टू b माइनस u अपॉन t। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह पे पुट कर देंगे ये वाला a, तो f इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ma। यही आपका है न्यूटन का सेकंड लॉ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ। फर्स्ट सेकंड आपको बता चुके हैं, ये है आपका थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्विवेलेंट अपोजिट रिएक्शन। किसी भी एक्शन के लिए, सपोज मैंने इस बोर्ड पे हाथ मारा तो मेरे हाथ में क्या हुआ, चोट लगी, या मुझ पे भी इस हाथ पे भी फोर्स लगा, यानी कि जितना हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं उतना ही ये रिटर्न फोर्स हमें कर रहा है। जैसे कि अगर कांच की कोई बोतल है, ग्लास की बोतल है, अगर हम उसको जमीन पे फर्श पे छोड़े तो वो फूट जाती है, ब्रेक कर जाती है। क्यों ब्रेक कर जाती है, क्योंकि जितना ही फोर्स हम इस फर्श पे लगा रहे हैं उतना ही फोर्स रिटर्न दे रही है, और दोनों के रिएक्शन के अकॉर्डिंग वो जो भी ग्लास है वो ब्रेक कर जाता है। वही यहां पे है, तो इट स्टेट्स that for every action there is an equal and opposite reaction। नेक्स्ट है आपका इम्पल्स। इम्पल्स क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि आपके पास कोई फुटबॉल आ रही है, आपने उसे पैर से मारा फुटबॉल को, तो फुटबॉल सपोज ये आपका पैर है, ठीक है, ये फुटबॉल आई यहाँ पे आई, तो फुटबॉल को जैसे ही आपने मारा, पहले ये कम वेलोसिटी से आ रही थी, छोटे हल्के से आ रही थी, या फिर बैट पे बॉल आई, तो बैट पे बॉल आती है हल्के से आती है, लेकिन जब वो जाती है तो बहुत ऊंचाई, उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। अब यहाँ पे क्या है, जो फोर्स लग रहा है हमारे पैर या फिर बैट की बात करें तो हम पैर की बात कर लेते हैं, पैर और फुटबॉल की बात करते हैं। ये आपका फुटबॉल है और ये फुट है, तो यहाँ पे क्या है, दोनों के बीच का जो टाइम है, फुटबॉल आई पैर पे लगी, दोनों के बीच का टाइम इंटरवल बहुत कम है, लेकिन जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, इसका मास m है, यहाँ पे भी इसका मास m है, इसका मोमेंटम चेंज हो जाता है। अब पहले वेलोसिटी कम थी, बाद में वेलोसिटी बढ़ गई, तो यहाँ पे जो मोमेंटम होगा वो m होगा, और यहाँ पे जो मोमेंटम होगा वो होगा mb। तो ये छोटा है ये बड़ा है, यानी कि मोमेंटम में बहुत बड़ा चेंज हो गया है छोटे इंटरवल। इसी फोर्स को हम लोग कहते हैं इंपल्स। तो इंपल्स को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स which acts for short interval of time, and makes a big change in momentum of object। एग्जाम्पल आपका हो जाएगा किकिंग ऑफ फुटबॉल। और इसमें क्या है, अगर इसको डिफाइन करें तो क्या हो जाएगा, इसको डिफाइन करते हैं, इंपल्स इज आल्सो डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स
एंड टाइम इंटरवल। तो इम्पल्स आपका हो जाएगा, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स आपका एफ इंटू टाइम। अगर एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट आपकी हो जाएगी फोर्स न्यूटन इंटू सेकेंड। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मैं पहले इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये है कि जो आपका मोमेंटम है, किसी भी बॉडी का मोमेंटम कंजर्व रहता है। सपोज हमारे पास दो बॉडीज हैं ए और बी, ठीक है, दो बॉडीज हैं ए और बी। इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है। आफ्टर टाइम t या डेल्टा t इन ये दोनों क्या करती हैं? स्ट्राइक करती हैं। ये हमने मान लिया कि ये जो आपकी वेलोसिटी v ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, u2 वेलोसिटी के साथ। अब जब ये टकराएंगी, इनमें कोलिजन होगा। कोलिजन होने के बाद हमने मान लिया कि जो आपकी ए ऑब्जेक्ट है वो v1 वेलोसिटी के साथ मूव करने लगती है और जो बी है वो आपकी मूव करने लगती है v2 वेलोसिटी के साथ टकराने के बाद आफ्टर टाइम t। यही सब हमें असम्पशन में लिखना है। और इस कंडीशन में होगा क्या? जब ये दोनों ऑब्जेक्ट टकराएंगी, ऑब्जेक्ट ए और बी, तब जो फोर्स एक्सर्ट करेंगी ये, वो फोर्स कैसे होंगे? दोनों के इक्वल और अपोजिट होंगे। जैसे कि अगर हम एफ ए बी की बात करें तो जितना ये इस पे लगाएगी उतना ही ये इस पे लगाएगी, बस। अब डिफरेंस क्या होगा? ये दोनों का जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी। पहले कंसीडरेशन कर लेते हैं। तो कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स A and B moving with initial velocities u1 and u2, u1 and u2 after time t, ये डेल्टा t मान लेते हैं, t they collides। collides का मतलब टकराना, ठीक है। आफ्टर कोलिजन, वही टकराने के बाद they start moving with velocities v1 and v2, ठीक है। अब न्यूटन की थर्ड लॉ क्या कहता है? जब भी दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पे इक्वल जो फोर्स एक्सर्ट करेंगे वो कैसा होगा? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। तो जो फोर्स होगा वो आपका हो जाएगा इक्वल और अपोजिट। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, जो एफ ए बी है, ए बी कहने का मतलब है ए लगा रहा है बी पे, वो आपका इक्वल होगा एफ बी ए के, यानी कि जो आपका एफ लगा रहा होगा किस पे? बी ए पे, ठीक है। अगर हम इस वाले की बात करें ए ऑब्जेक्ट की, ये कितना फोर्स लगा रहा होगा? तो इसका फोर्स कितना हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? mv1 माइनस mu1 इक्वल टू, और अपॉन में क्या आ जाएगा? डेल्टा टी इक्वल टू माइनस का, इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका mv2 माइनस mv1, सॉरी mv2 माइनस mu2। देखिए फाइनल v2 है और इनिशियल क्या है? u2 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? v2 माइनस mu2 अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी टू डेल्टा टी विल कैंसिल आउट। यहां माइनस साइन जो है अंदर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा आपका mv1 माइनस mu1 इक्वल्स टू माइनस mv2 माइनस, और ये माइनस 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 प्लस का हो जाएगा mu2। जो नेगेटिव साइन इसको इधर भेज देंगे, इस वाले को इधर भेज देंगे। आप लोग ये लाइंस नहीं ड्रॉ करेंगे, मैंने सिर्फ समझाने के लिए बना दिया। आप क्या करेंगे? तो क्या हो जाएगा? mv1 प्लस आपका हो जाएगा mv2 इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा? इधर आपका ये चला जाएगा तो ये हो जाएगा mu1 प्लस mu2। यहां पे क्या निकल आया कि जो इनिशियल मोमेंटम है
सॉरी जो इनिशियल मोमेंटम है, सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम वो आपका इक्वल है सम ऑफ फाइनल मोमेंटम। या फिर इसको लिख सकते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इसको क्या लिख सकते हैं, यहां से नोट कर ले, दिस इंप्लाइज दैट। इसके बाद आपको यहां से नोट करना है सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन। नोट कर लीजिए।